आ रहा। हाँ, लाइव लाइव लगाइए ना, लाइव लग जाएगा ना। अरे तो छः इसलिए, छः नहीं बजेगा, छः दूनी हुआ है। 5:59 वहाँ छः दो दिख रहा है, अच्छा। अरे तो मतलब लाइव है ना यार, डाला हुआ हम लोग का, लाइव डाला हुआ है ना, हाँ? चलेगा ना, बस वही हम पूछ रहे हैं। और जब जैसे क्लास खत्म होगा ना, जिसको मन होगा बोलिएगा इधर आ जाने के लिए। वहाँ क्या चल रहा है? Good evening to all of you and welcome back to the session of current affair. In this session, I am going to discuss some important article of the Hindu newspaper that are very much relevant for our UPSC CSC examination and other PCS examination. So without wasting our time, coming to the session. Uh, in this session, I am going to discuss 5 articles. First article is related to government notification of DPDP Act 2023, that is associated with GS paper 2 social justice. Next is flexible inflation targeting that is related to GS paper 3 Indian economy. And third is Ambaji marble receives GI tag, it is also related to Indian economy GS paper 3. And fourth is Colombo security conclave, that is related to international relation of GS paper 2. And next one is Strait of Hormuz, that is related to GS paper 2 international relation. So coming to the first article of the news, that is related to the डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, उसका नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ने, इसलिए आज न्यूज में है। एक्चुअली ये एक्ट 2023 में ही पास आउट हुआ था, लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया था, मीन्स ये अभी तक एक्ट में नहीं आया था। सो क्योंकि अब इसका नोटिफिकेशन आ गया है, इसलिए अब ये न्यूज में है और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज की पार्ट्स ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, यही है न्यूज में। तो हम लोग देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट जो नोटिफाई किया है, नोटिफाइड मेजर सेक्शन ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। दिस स्टेप एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द डेटा प्रिवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन। और जो रूल बना था डेटा प्रोटेक्शन के लिए, मीन्स डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 मार्क ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स KS पुट्टास्वामी जजमेंट 2017, है ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2017 में, हम लोग देखे थे KS पुट्टास्वामी के केस में, जिन्होंने बोला था कि प्रिवेसी इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो उसमें जजमेंट क्या हुआ था, हैड अफर्म प्रिवेसी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 नेसेसिएटिंग ए रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ। की प्रोविजन क्या है इस एक्ट का, तो थोड़ा देख लेते हैं। द लॉ मैंडेट्स दैट ऑल फर्म्स हैंडलिंग द डिजिटल पर्सनल डेटा ऑफ इंडियन यूजर्स मस्ट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द ब्रीचेज एंड मिसयूज, है ना। तो और क्या है कि इट इंक्लूड्स एग्जम्पशन फॉर द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज, मीन्स सबसे पहले फर्म को बताया गया है कि फर्म जो है वो इंश्योर करे कि किसी भी का भी पर्सनल डाटा का मिसयूज ना हो। और सेकंड ऑप्शन दिया गया, एग्जाम्पशन दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि, और उनके इंस्ट्रूमेंटलिटीज को, कि इन इन सीवियर सर्कमस्टांसेज और अदर सर्कमस्टांसेज स्टेट गवर्नमेंट कैन, है ना, मिसयूज और यूज इन अदर टाइप। सो ठीक है, प्रिस्क्राइब्स पेनल्टी फॉर फर्म्स वायलेटिंग डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट। तो कुछ कुछ लोगों का कंसर्न है ना, और क्यों, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन RTI एक्ट। तो RTI एक्ट में क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड RTI एक्टिविस्ट हैव रेड कंसर्न दैट DPDP एक्ट, है ना, weakens the right to information act 2005. The amendment removes the earlier RTI provision that allowed the disclosure of personal information of official if public interest overweight privacy concern. This amendment takes effect immediately from the date of notification. और ये अमेंडमेंट क्या, और इस नोटिफिकेशन में क्या किया गया है, तो एक बोर्ड को स्टेब्लिश किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI। और ये बोर्ड जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो स्टेब्लिश हुआ है, ये एक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है ना। एक्ट में डाला गया था कि DPBI मस्ट बी स्टेब्लिश। सो द एक्ट ऑल्सो एनेबल्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसमें
टोटल 4 मेंबर रहेंगे इंक्लूडिंग द चेयरमैन, है ना। डीपीबीआई में 4 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग द चेयरमैन, और फंक्शन क्या रहेगा उनका, तो इट विल कंडक्ट इंक्वायरीज इनटू कंप्लेंट्स ऑफ डेटा ब्रीचेज एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन वायलेटर्स। जो भी वायलेटर्स हैं उन पे पेनल्टी लगेंगे। मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पेशली बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज माइटी। एंड अभी जो है ये सिर्फ बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, लेकिन अभी तक मेंबर जो है अभी अपॉइंटमेंट मेंबर का नहीं हुआ है। इट मींस अपॉइंटमेंट आर एट टू बी मेड। इनका जो डीपीबीआई हैं उनका जो डिसीजन होगा उसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में। सो अपील्स अगेंस्ट डीपीबीआई डिसीजन कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट में ऑल्सो इनिशिएट सो मोटो एक्शन ऑन द ब्रीचेज एंड सिविल कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स कवर्ड अंडर द एक्ट। तो सिविल कोर्ट को इंटरफेयर करने से मना किया गया है, और जो भी अपील होगा इनके डिसीजन के अगेंस्ट में वो अपील जाएगा हाई कोर्ट में। प्राइमरली इट विल गो टू हाई कोर्ट, देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में थोड़ा जानते हैं, और इसमें क्या क्या है ना, क्या क्या किस किस चीजों के बारे में बात किया है एक्ट, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो क्या है ये, इट एस्टेब्लिशेस अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स डेटा पर्सनल digital personal data. Its core objective is to ensure that personal data is processed only with the informed consent of the individual, that is data principal. इसका मतलब क्या है कि जो भी लोग जो डेटा फिड्यूशियरी हैं जो पर्सनल डाटा को यूज कर रहे हैं उस डेटा का मिसयूज ना हो, है ना। पर्सनल डाटा कैन बी प्रोसेस्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मीन्स जिस इंडिविजुअल का डेटा प्रोसेस हो रहा है उसके कंसेंट के बावजूद ही आप प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। द एक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन डिजिटल प्रिवेसी राइट्स, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड बिल्ड ट्रस्ट इन द डिजिटल इकोसिस्टम। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है इस डेटा डीपीडीपी का, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो एक्ट अप्लाई टू ऑल डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड विद इन इंडिया, जो भी इंडिया में प्रोसेस हो रहा है उस सबके लिए अप्लाई होता है। और ये कवर करता है डेटा कलेक्टेड ऑनलाइन एंड डेटा कलेक्टेड ऑफलाइन बट लेटर डिजिटाइड, मीन्स ऑल द डाटा जो कि डिजिटाइड होगा या तो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सबके ऊपर ये लागू होता है। द रेगुलेशन ऑल्सो अप्लाई टू एंटिटीज आउटसाइड इंडिया इफ दे प्रोसेस डिजिटल पर्सनल डेटा इन connection with the offering goods or services to individual located in India, means Indian people से related यदि डेटा रेगुलेट हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है तो ये इसका जुरिस्डिक्शन जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो जाता है, मीन्स है ना आउटसाइड इंडिया भी ये काम करेगा। दस द एक्ट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इन सर्टेन केसेस। तो इस एक्ट का एवोल्यूशन क्या हुआ, कब कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो डीपीडीपी एक्ट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस बीएन श्री कृष्णा कमेटी। बीएन श्री कृष्णा कमेटी का रिकमेंडेशन था कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, है ना, व्हिच लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इंडिया डेटा प्रोटेक्शन रेजिम। द कमिटी रिपोर्ट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, और वो बिल जो है 2023 में पास हुआ एंड इट बिकम एन एक्ट इन 2023। तो इस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन में कौन कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल वो लोग हैं जिनका डेटा प्रोसेस होता है ना। तो वो सबसे पहले तो वो इन्वॉल्व हैं जिनका डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो रिफर टू द इंडिविजुअल एंड एंटिटी हुज पर्सनल डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड, मींस द डेटा ऑनर। जो डेटा ऑनर है उनको डेटा प्रिंसिपल बोला गया है इस एक्ट में। की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है क्या, तो मस्ट प्रोवाइड क्लियर एंड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। तो जो डेटा ऑनर हैं मींस डेटा प्रिंसिपल हैं उनको उनके डेटा को प्रोसेस करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए आपको कंसेंट देना पड़ेगा, है ना। एंड कंसेंट मस्ट स्पेसिफाई, और कंसेंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर्पस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड इंटेंडेड यूजेज। तो जो भी कंसेंट देंगे उस आपको उनको बताना पड़ेगा फिड्यूशियरी को कि आप उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या पर्पस है और उसका यूज क्या करने वाले हैं। है द राइट टू, और डेटा प्रिंसिपल का राइट है इट कैन विड्रॉ कंसेंट एट एनी टाइम एंड रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ
देयर डेटा, मीन्स अपने डेटा के बारे में वो सीरियस रहें, अपना कंसेंट दे सकते हैं, देने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, एंड सीक करेक्शन और एरेजर ऑफ द पर्सनल डेटा, एंड एक्सेस ग्रीवेंस रिड्यूसल, एंड लास्टली nominate a representative to exercise right in the case of death or incapacity. Next is data fiduciary. next नेक्स्ट जो इन्वॉल्व है इसमें वो डेटा फिड्यूसरी हैं। पहले डेटा प्रिंसिपल थे। डेटा फिड्यूसरी वो लोग हैं जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसका प्रोसेस कर रहे हैं। मीन्स या कोई तो फर्म होगा या कोई कंपनी होगा जो डेटा को प्रोसेस कर रहा होगा। सो द एंटिटी दैट डिटरमाइंस द पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा, उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एक्ट के अंदर। क्या है तो वो कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे एंड शेयरिंग डेटा इन ए लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर एंड फंक्शनिंग एज ए कंसेंट मैनेजर इनेबलिंग डेटा प्रिंसिपल टू मैनेज देयर कंसेंट। तो डेटा फिड्यूसरी है जो डेटा प्रिंसिपल से कंसेंट लेंगे कि आपका डेटा प्रोसेस करना है या नहीं करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन क्लासिफाई सर्टेन फिड्यूसरी एज ए सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी दैट इज SDF बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ द डेटा प्रोसेस्ड। में ज़्यादा वॉल्यूम है डेटा का, मान लो कोई बड़ी कंपनी है जैसे फेसबुक है, उनके पास बहुत सारा डेटा है, तो उस बेसिस पे सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज उनको दिया जाएगा। सेंसिटिविटी, डेटा का सेंसिटिविटी क्या है, रिस्क टू इंडिविजुअल्स, इम्पैक्ट ऑन नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स। तीसरे लोग जो शामिल हैं इसमें वो है डेटा प्रोसेसर। तो डेटा प्रोसेसर, डेटा फिड्यूसरी भी डेटा प्रोसेसर हो सकते हैं, अदरवाइज डेटा प्रोसेसर अलग भी हो सकता है। तो एन एंटिटी दैट प्रोसेसेस पर्सनल डाटा ऑन बिहाफ ऑफ डेटा फिड्यूसरी। मान लेते हैं डेटा फिड्यूसरी एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ा फर्म है, लेकिन अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए दूसरे फर्म को दिया हुआ है, देन एट दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज डेटा प्रोसेसर। इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द डेटा फिड्यूसरी एंड डेटा प्रोसेसर में बी द सेम। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन यदि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो हायर कर सकते हैं डेटा प्रोसेसर को। नेक्स्ट वन इज डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश और डेटा फिड्यूसरी विल एस्टेब्लिश ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द सर्टेन डेटा फिड्यूसरी टू इंश्योर कंप्लायंस विद द एक्ट एंड एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जो भी फिड्यूसरी डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे अपने कंपनी में, ही विल एक्ट एज ए इंडिविजुअल्स, मीन्स डेटा प्रिंसिपल के लिए वहां कंप्लेन कर सकते हैं, और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की है उसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। यदि आप कंप्लायंस नहीं करते हैं डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का तो आपके ऊपर फाइन होगा। तो द एक्ट डज नॉट इंक्लूड क्रिमिनल पेनल्टी, मीन्स जो भी यदि आप जो भी कंसर्न है ना नॉन कंप्लायंस का, तो ये कंसर्न क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आएगा, मीन्स सिविल एक्टिविटी में आएगा। और सिविल एक्टिविटी के अंदर आपको फाइन किया जाएगा अप टू 250 करोड़ ऑन डेटा फिड्यूसरीज और डेटा प्रोसेसर फॉर मेजर वायलेशन। मिनिमम 10,000 पेनल्टी ऑन डेटा प्रिंसिपल फॉर मिसयूज और फॉल्स कंप्लेंट्स। यदि डेटा प्रिंसिपल भी फॉल्स कंप्लेंट करते हैं तो उनके ऊपर भी फाइन रखा गया है अप टू मिनिमम 10,000। पेनल्टीज आर बेस्ड ऑन, अब 250 करोड़ है, इसका मतलब क्या है वो डिसाइड करेगा कि उसका सीवियरिटी क्या है। तो नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ द वायलेशन, ड्यूरेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड हार्म काउज्ड। तो ये सारा डिटेल था डिटेल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का, जिसको अभी रेगुलेट करने की कोशिश कर रही गवर्नमेंट नोटिफाई करके। तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड नाउ इट्स योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व वन बाय वन। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एक्ट अप्लाइज ओनली टू डिजिटल पर्सनल डेटा कलेक्टेड ऑनलाइन एंड एक्सक्लूड डेटा कलेक्टेड ऑफलाइन। ऐसा नहीं है, हम लोग देखें कि ऑफलाइन डेटा यदि कलेक्ट होता है लेकिन उसका बाद में डिजिटाइड किया जाता है तो भी वो इसके उसके अंदर आता है। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 बिकम्स इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। द एक्ट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्लासिफाई सर्टेन डाटा फिड्यूसरीज एज सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज, SDF अभी हम लोग पढ़े हैं, बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज सेंसिटिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड। इट मीन्स
स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 3 इज appeals against the decision of data protection board of india lies exclusively before the supreme court of india. ये नहीं है ना. अपील जो है सबसे पहले जाएगा हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट में, उसके बाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट में. इट मीन्स स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 4 पे आते हैं. पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल कैन बी प्रोसेस्ड ओनली विद देयर इन्फॉर्म कंसेंट एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक एग्जेम्प्टेड केसेस. ये सही है. स्पेसिफिक केसेस में कब होगा? जब गवर्नमेंट जो है कुछ एक्शन लेना चाहती है तो उनके लिए एग्जेम्प्ट किया गया है. इट मीन्स ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट. सॉरी. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग ए गुड बैलेंस. तो हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है. इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कोर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के और जो फॉर्म है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, ये सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो ये न्यूज में क्यों है? तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए आरबीआई को रोल दिया गया है ना. मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है. और इंडिया में इन्फ्लेशन का टारगेटेड इन्फ्लेशन कितना है? 4% ±2% है ना. मीन्स 2% से 6% तक रेंज है. जो ये मैंडेट जो था 2026 था, मीन्स मार्च 2026 में ये अब एंड होने वाला है, इसलिए डिस्कशन में आया है. तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं. तो इंडिया करंट फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क मैंडेट्स इन्फ्लेशन एट 4% ±2% एंड दिस मैंडेट्स एंड इन मार्च 2026, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं. ये क्या है? 4 ±2%, ये हमारा रेंज है. द फ्रेमवर्क इज करेंटली अंडर रिव्यू. RBI has released a detailed discussion paper seeking views on the several aspects of the inflation targeting mechanism. तो कुछ इस आर्टिकल में कुछ इशू पे फोकस किया गया है. पहला है हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन, है ना. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एंड विड्थ ऑफ द इन्फ्लेशन बैंड. तो हम लोग पहले समझेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है और कोर इन्फ्लेशन क्या है. तो हम इकोनॉमिक क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है. अच्छा ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल. इन्फ्लेशन क्या है? तो सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इन्फ्लेशन क्या है? कि इट इज ए जनरल प्राइस राइज ऑफ ए कंपोनेंट. ये इन्फ्लेशन है. तो इन्फ्लेशन कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्यों है ना. क्यों गवर्नमेंट किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है? बिकॉज दे डोंट वांट टू राइज द प्राइस ऑफ एनी कंपोनेंट, है ना. और उससे क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा तो अनरेस्ट बढ़ेगा सोसाइटी में. ठीक है. तो इन्फ्लेशन कंट्रोल इज ए कोर मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बिकॉज हाई इन्फ्लेशन एक्ट लाइक ए रिग्रेसिव कंजप्शन टैक्स हर्टिंग पुअर हाउसहोल्ड मोर. इसका मतलब क्या है? रिग्रेसिव कंजम्पशन टैक्स. तो हम लोग जानते हैं कि जो भी आर्टिकल हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर जीएसटी है ना, टैक्स लगा हुआ है. और टैक्स लगा हुआ है तो जितना हम लोग कंज्यूम करेंगे उतना हमको टैक्स देना पड़ेगा. इसका मतलब कि से यदि कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ऑन डेली बेसिस, तो ये वो टैक्स जो है सिमिलर है पुअर के लिए भी और रिच पीपल के लिए भी. इसका मतलब क्या है? पुअर लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू रिच, इसलिए उसको बोला गया है रिग्रेसिव कंजम्पशन टैक्स. इसका मतलब यदि इन्फ्लेशन प्रोडक्ट पे बढ़ता है, आर्टिकल पे बढ़ता है, तो वो पुअर के लिए ज्यादा डिमेरिट है ना. सो वोलेटाइल इन्फ्लेशन इरोड सेविंग एंड डिस्टोर्ट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इसका मतलब क्या है? यदि इन्फ्लेशन वोलेटाइल होगा, बढ़ेगा या थोड़ा है ना फ्लक्चुएट करेगा, तो गरीब लोग जिनके पास जो सेविंग है वो क्या करेंगे? खर्च करेंगे आर्टिकल को खरीदने में. इसका कारण क्या होगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है गवर्नमेंट का और पर्टिकुलर पीपल का भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फ्लक्चुएशन आएगा, क्योंकि वो पैसे को सेव करके रखना चाहेंगे, कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे. द चक्रवर्ती कमिटी अर्लियर सजेस्टेड दैट एन एक्सेप्टेबल राइज इन प्राइसेस इज अराउंड 4% to reflect necessary changes in the relative price for resource allocation. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई किसको टारगेट करे, है ना. व्हाट शुड आरबीआई टारगेट? हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन. तो आरबीआई क्या करना चाहिए? अभी आरबीआई क्या करती है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है कि शुड आरबीआई टारगेट हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग फूड्स और फ्यूल, और कौन इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल. तो सबसे पहले हम लोग यहीं से हम अपने को डिफरेंस पता चल रहा है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारे आर्टिकल आते हैं जिसमें फूड और फ्यूल को भी इंक्लूड किया जाता है, और कोर इन्फ्लेशन में
फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बिकॉज फूड एंड फ्यूल जो है ज़्यादा क्या है, वोलेटाइल है, उसका प्राइस ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए उसको कोर इन्फ्लेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं। द आर्टिकल आर्गूज फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज, इस आर्टिकल में आर्गू करता है कि आरबीआई शुड फोकस ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन नॉट ऑन कोर इन्फ्लेशन। क्यों? तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग एम्स टू प्रोटेक्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेफगार्ड द पुअर बोथ डिपेंड ऑन ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस। बोल रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्योंकि फूड और फ्यूल दोनों आता है, और फूड एंड फ्यूल पे मैक्सिमम खर्च जो है पुअर जो है मैक्सिमम स्पेंडिंग करते हैं फूड एंड फ्यूल पे, और इस क्योंकि फूड एंड फ्यूल इंक्लूड होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन में, इसलिए उन्हें टारगेट करना चाहिए, आरबीआई को टारगेट करना चाहिए हेडलाइन इन्फ्लेशन को। द एजम्पशन दैट फूड इन्फ्लेशन इज प्योरली सप्लाई ड्रिवन is not always correct because during expansionary monetary policy food inflation rises more sharply। हम लोग जानते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का आता है ना, उसमें क्या होता है कि लोन लेना थोड़ा इजी हो जाता है हमारे इकोनॉमी में, और मनी का जो है मनी को फ्यूल किया जाता है इन द इकोनॉमी, मीन्स मनी को पुश किया जाता है इन द इकोनॉमी। और उसमें क्या होता है, जब मनी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी का। एक्सपेंशन होने के कारण लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं और लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, और जैसे ही ज़्यादा खर्च करते हैं तो फूड इन्फ्लेशन शार्पली इंक्रीज करता है। सो फ्रेडमैन का कहना था दैट इन्फ्लेशन अकर्स ओनली व्हेन द मनी सप्लाई एक्सपेंड्स विदाउट एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और लिक्विडिटी जनरल प्राइस लेवल कैन नॉट राइज, ओनली रिलेटिव प्राइस चेंज। So monetary policy must account for food inflation, hence headline inflation should be targeted। मेन पूरे आर्टिकल का मोटो क्या है कि आरबीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है फूड एंड फ्यूल को कवर करता है, और मैक्सिमम पीपल स्पेशली पुअर पीपल का मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंजम्पशन होता है किसमें, फ्यूल एंड फूड में। दूसरा क्वेश्चन था कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, तो मॉडरेट अभी कितना था, अभी वेरी कर रहा था 2 to 6%, है ना, अभी वेरी कर रहा है, मींस 4% ±2। तो अब बोल रहा है कि नेक्स्ट के लिए हमें क्या होना चाहिए, तो मॉडरेट इन्फ्लेशन कैन सपोर्ट ग्रोथ बट हाई इन्फ्लेशन इज हार्मफुल। हम सबको पता है किसी भी कंट्री के लिए हाई इन्फ्लेशन हार्मफुल होता है। ए थ्रेशोल्ड एक्सिस्ट बियॉन्ड व्हिच इन्फ्लेशन रिड्यूस ग्रोथ है। एक समय आता है जब इन्फ्लेशन उसके बियॉन्ड बढ़ता है तो क्या ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है। फॉर फ्यूचर FIT 2026-2031 में बोल रहा है, मतलब अगले 5 साल के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये बोल रहा है फ्यूचर इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितना होना चाहिए। FIT मींस फ्यूचर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो क्या होना चाहिए 5 साल के लिए। सजेस्ट कर रहा है इस आर्टिकल में जो भी राइटर हैं इसके, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ प्रोजेक्शन को देखते हुए, फिजिकल प्रेशर को है ना माइंड में रखते हुए, एक्सटर्नल सेक्टर रिस्क को माइंड में रखते हुए हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना चाहिए। तो प्रीलिमिनरी सिमुलेशन इंक्लूड एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन शुड बी बिलो 4%, जो कि अभी जो 6% है वो बोल रहा है उससे कम होना चाहिए, मींस 4% से नीचे ही होना चाहिए, एंड वेरी लिमिटेड जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन टारगेट बियॉन्ड 4%। उनका कहना है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि 4% से ऊपर होना चाहिए। तो थोड़ा सा अब देख लेते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, बार बार इसका चर्चा हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं, फिर से एक बार अच्छा से डिस्कस करते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर्स टू द ओवरऑल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, मींस सारे इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं और मेजर करते हैं बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये मेजरमेंट करती है आरबीआई, which reflects the change in the price of fixed basket of the goods and service. It includes all major commodity groups such as food, fuel, energy, है ना, जिसका प्राइस जो है हर समय फ्लक्चुएट होता है। The Bureau of Labor Statistics releases headline inflation data on monthly basis, और उसको बाद में आरबीआई इसके ऊपर एक्शन लेती है। It represents the raw or total inflation that consumers experience in day-to-day life. कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो हम लोग अभी देखें कि उससे फ्यूल एंड फूड का इन्फ्लेशन हटा देते हैं उस बास्केट से, तो आ जाता है कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन रिफर टू द इन्फ्लेशन रेट दैट एक्सक्लूड्स वोलेटाइल आइटम्स सच एज फ्यूल एंड फूड। तो सबको मालूम है कि फ्यूल एंड फूड ज़्यादा वोलेटाइल होता है,
इट कंसिडर्ड ए मेजर ऑफ अंडरलाइंग और परसिस्टेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। इससे क्या पता चलता है, जो यदि वोलेटाइल आइटम को उस बास्केट से निकाल देंगे फिर भी हमारा इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि मतलब जो कंसिस्टेंसी है ना, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन है, उसकी किसके कारण है। तो ऐसे यदि फ्यूल एंड फूड उसमें उस बास्केट में रहता है तो हमें ये समझ में आता है कि फ्यूल एंड फूड के कारण हो रहा होगा। हेल्थ पॉलिसी मेकर अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशनरी प्रेशर और इट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू मॉनिटर इन्फ्लेशन बिकॉज वोलेटाइल आइटम कैन डिस्टॉर्ट शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन डेटा। तो आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन को मॉनिटर करने के लिए इसको यूज करता है। उसको पता है कि इसमें फूल फेड ये सब जो भी वोलेटाइल आइटम नहीं है, तो पता चलता है कि किसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। A sustained rise in core inflation indicates structural inflation issue and may disrupt economic stability. So core inflation is also measured using the consumer price index. Chalo, based on this discussion, there is a question for you. Try to solve this question. इन्फ्लेशन से हर बार यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। हाँ चलो, अर्चना का है ओनली 2, तो स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द करंट एफआईटी मैंडेट्स मींस फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट फॉर ±2% इन्फ्लेशन दैट इज वैलिड अंटिल मार्च 2026। ये सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूड फूड्स एंड फ्यूल प्राइसेस। ऐसा नहीं है, ये जंबल कर दिया गया है ना, ये कोर इन्फ्लेशन का पार्ट है और वो हेडलाइन इन्फ्लेशन का है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 3 पे आते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मेजर्ड थ्रू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स व्हाइल द कोर इन्फ्लेशन इज मेजर्ड यूजिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऐसा भी नहीं है, ये दोनों मेजर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो 2 3 रॉन्ग हो गया। मींस अंडर द एफआईटी रिव्यू ऑफ 2026-2031 preliminary assessment suggests that there is a little justification for raising India's inflation target above 4%। ये तो सही है ना, ये सजेशन था ऑथर का कि 4% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल इज गुजरात अंबाजी मार्बल गेट्स जीआई टैग फॉर इट्स क्वालिटी। हम लोग डे बिफोर यस्टरडे जीआई टैग के बारे में चर्चा किए हैं, उसमें से एक न्यूज और है। हम लोग अभी इस बार जीआई टैग के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ अंबाजी मार्बल के बारे में बात करेंगे, कहाँ से है और क्यों मिला है इनको। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डीपीआईआईटी उसको प्रोवाइड करता है। हम लोग डे बिफोर यस्टरडे वाला क्लास में डिस्कस किए थे, डीपीआईआईटी उसको प्रोवाइड करता है फॉर 10 ईयर्स, है ना, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। ठीक, तो मार्बल फ्रॉम अंबाजी ए मेजर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन एंड शक्तिपीठ कहाँ है, गुजरात में। अंबाजी एक शक्तिपीठ है, पिलग्रिमेज साइट है, हैज बीन ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग। द रिकॉग्निशन हैज बीन इशूड बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑपरेटिंग द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो अभी हम लोग पूरा डिस्कस किए हैं, और उसके अंदर डीपीआईआईटी एक डिपार्टमेंट है जो प्रोवाइड करता है। GI tag has been registered in the name of Ambaji Marbles Quarry and Factory Association located in बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम लोग परसों के क्लास में भी डिस्कस किए हैं। उसका सिग्निफिकेंस है, उसका कुछ डिस्टिंक्टिव क्वालिटी होता है ना। सो जीआई टैग इज अवार्डेड टू प्रोडक्ट दैट एग्जिबिट डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और रेपुटेशन लिंक टू देयर स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन। The approval marks is a significant milestone for the region, enhancing its prominence in the marble industry. So अंबाजी मार्बल के बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। So GI tag recognition reflects the exceptional quality of the stone, और ये 1200 से 1500 साल पहले से इसका क्वायरिंग हो रहा है। So अंबाजी मार्बल माइनिंग हिस्ट्री spans 1200 to 1500 years, roughly the period when the दिलवारा जैन टेम्पल इन माउंट आबू वेर बिल्ट। कहाँ है माउंट आबू, एनीवन, बताया गया ज्योग्राफी में। माउंट आबू इन राजस्थान, किस हिल पे है, जो माउंट आबू ऑन हिच राजस्थान में है, तो किस हिल पे है ये बताने की कोशिश करें।
जो भी लाइव देख रहे हैं कमेंट में इसको डालिए कि किस हिल पे है। चलो नेक्स्ट आते हैं। द enduring beauty of the Dilwara temple demonstrate the long lasting durability of Ambaji temple. He pointed out that while even the Taj Mahal stone have aged, but Ambaji marble has retained its purity and original appearance over centuries. तो क्या क्या क्वालिटी है, प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो हाई स्ट्रेंथ है, हाई कैल्शियम कंटेंट है एंड सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी है. So marble is not only used widely in the India but also has been utilized in temple construction in countries such as United States, New Zealand and England. Means फॉरेन में जो भी कुछ कुछ मंदिर बने हैं वहाँ वहाँ भी ये मार्बल को लाया गया और वहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया. So based on that Ambaji marble, this is a question for you. Try to solve this question. सारा ओनली 2 आ गया आज. तो स्टेटमेंट ए पे आते हैं, स्टेटमेंट 1 पे आते हैं. अंबाजी मार्बल रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रजिस्टर इन द नेम ऑफ अंबाजी मार्बल क्वेरी एंड फैक्ट्री एसोसिएशन. ये सही है. सेकंड वन इज द मार्बल हैज बीन यूज्ड इन हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर सच एज दिलवारा जैन टेंपल रिफ्लेक्टिंग इट्स लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी. ये भी सही है. अंबाजी मार्बल इज नोन फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ, हाई कैल्शियम कंटेंट एंड सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी. यहाँ तक तो सही है. लीडिंग टू यूज ओनली विद इन इंडिया, ऐसा नहीं है ना. अभी हम लोग देखें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूएसए सब में बना है. सो स्टेटमेंट 3 गलत है. इसका मतलब ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर. सारा ओनली 2 आ गया है. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, है ना, जो कि श्रीलंका में हो रहा है और उसके लिए न्यूज में है. तो न्यूज इज एनएसए अजीत डोभाल सेट टू होस्ट बांग्लादेश काउंटर पार्ट. मीन्स बांग्लादेश के जो एनएसए हैं उनको होस्ट करेंगे इन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में. तो ये न्यूज था. इसके लिए हम लोग एक्चुअली हम लोग को जानना है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में, लेकिन न्यूज है तो थोड़ा न्यूज पे फोकस करते हैं. So India is seeking to expand its security related discussion with Bangladesh at a time when tension between the two neighbors continue. हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी अच्छा नहीं है ना. सो उस कंडीशन में उस रिलेशन को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल विल होस्ट बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट. एनएसए कौन है? खलील उर रहमान. And participation of Colombo Security Conclave में रहमान will lead a Bangladesh delegation to Colombo Security Conclave scheduled to take place in New Delhi on November 1920. तो थोड़ा जानते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के हिस्ट्री के बारे में, क्यों है इम्पोर्टेंट और यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो इट इज ए रीजनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स टुगेदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशियस. ये कितना 5 कंट्री हैं, 5 कंट्री को एक साथ लाता है. इट्स प्राइमरी एम टू स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन बाय एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट्स एंड इश्यूज ऑफ शेयर्ड कंसर्न. तो कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल सर्व एज ए मैकेनिज्म टू एनहांस कलेक्टिव प्रिपेयर्डनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस अमंग मेंबर्स कंट्रीज. ओरिजिन कब हुआ था? तो ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क में इसका इनिशिएशन हुआ था. It originated from a series of trilateral meeting involving national security advisor, है ना. सारे कंट्री का एनएसए मिल रहे थे, खास करके 3 कंट्री का, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका. इसके बाद धीरे धीरे 2011 के बाद इसका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. दिस मीटिंग स्टार्टेड इन 2011 इम्प्रूव मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन. फिर 2014 में क्या हुआ? कुछ पॉज आया बिकॉज ड्यू टू डिप्लोमेटिक स्ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. हम लोग देखे थे मालदीव्स के साथ थोड़ा स्ट्रेन था. And the framework was revived and rebranded as the Colombo Security Conclave in 2020. 2020 में इसका नाम दिया गया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. सो इसके रिवाइवल के बाद क्या हुआ? मॉरिशियस ज्वाइन किया एज ए फुल मेंबर और बांग्लादेश सब्सिक्वेंटली बिकम ए न्यू मेंबर. तो 2 मेंबर बाद में ज्वाइन किए और सेसिल्स को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया. तो करंट मेंबर सेसिल्स, सेसिल इंडियन ओशियन में, मतलब मालदीव से और नीचे जाओगे अफ्रीका के राइट साइड में. मीन्स हाँ, अफ्रीका के राइट साइड में. ठीक है, एक बार देख लेना मैप में. अभी जैसे
ये अफ्रीका है, और यहाँ इंडिया है, इससे यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पे कहीं मालदीव है, और नीचे इसका सेसिल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मादागास्कर है ना, तो मादागास्कर के से थोड़ा क्लोज है सेसिल्स, ज़्यादा क्लोज है। सो करंट मेंबर 5 कंट्री हो गया, कौन कौन सा? इंडिया, मॉरिशियस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, और ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है सेसिल्स को। द ग्रुपिंग कन्विंस मीटिंग प्राइमली अमंग एनएसए एंड डिप्टी एनएसए। तो 5 पिलर है जिसपे कोऑपरेशन का काम करती है ये सब, है ना। 5 पिलर पे काम कर रहा है। तो सबसे पहला पिलर क्या है? मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इनहेंसिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, है ना। क्योंकि इंडियन ओशियन का पार्ट है ये, तो इंडियन ओशियन में पेट्रोलिंग हो रहा है, अवेयरनेस को, है ना, रिज्यूम करना है। प्रोटेक्टिंग सी लैंड्स एंड काउंटरिंग मैरीटाइम थ्रेट, जो भी मैरीटाइम थ्रेट्स है ना, जिससे पायरेट्स लोग हैं, है ना, जो मैरीटाइम एक्टिविटी को डैमेज करते हैं, उसको कंट्रोल करना है। काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, इस एरिया में जॉइंट स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट टेरर नेटवर्क एंड शेयरिंग इंटेलिजेंस ऑन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। थर्ड पिलर इज कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हम लोग को पता है कि ओशियन जो है एक सोर्स है जहाँ से ट्रैफिकिंग होता है, किसका? ड्रग्स का, ह्यूमंस का, आर्म्स एंड, है ना, अदर आर्टिकल्स का। सो उसको कॉम्बैट करना है, जॉइंट लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन, बेटर सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस एक्सचेंज। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रहा है, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सारे कंट्री में, उसके लिए भी फंक्शन करता है। तो सेफगार्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस टू साइबर थ्रेट्स। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीज, HADR। हम लोग को मालूम है कि इंडियन ओशियन जो है प्रोन है डिजास्टर, है ना, डिजास्टर प्रोन है, तो उसके लिए भी काम कर रहा है। कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस टू नेचुरल डिजास्टर्स, म्यूचुअल सपोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसका। तो CSC है एस्टेब्लिश अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, कहाँ है? कोलंबो में, इसलिए उसको बोला, नाम ही दिया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इन श्रीलंका इंश्योरिंग कंटिन्यूटी, कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ज्वाइंट एक्टिविटीज। और सेक्रेटेरिएट जो है क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है? तो वर्किंग ग्रुप प्रोवाइड करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म। चलो, तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के ऊपर देयर इज ए क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। ये भी ओनली 2 है, ये तो बहुत खराब आया है। तो स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। CSC वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड एज ए ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ये गलत है, बिकॉज बांग्लादेश लेटर ज्वाइन किया है 2020 के बाद। मॉरिशियस एंड बांग्लादेश बिकम फुल मेंबर ओनली आफ्टर द फ्रेमवर्क वाज रिवाइव्ड एंड रिब्रांडेड इन 2020। ये सही है ना। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सेसिल इज एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये भी सही है। ये सही है, मॉरिशियस तो पहले से पार्ट था, बांग्लादेश बाद में ज्वाइन किया है, सिसिल्स बाद में ज्वाइन किया है। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 सही है। चलो, द CSC's 5 पिलर ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूड मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, HADR एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज नहीं है इसमें, है ना। सो स्टेटमेंट 3 इज, हाँ, नेचुरल डिजास्टर है, तो नेचुरल डिजास्टर के लिए HADR है, सो, है ना। तो स्टेटमेंट 4 becomes incorrect, statement 1 is also incorrect, it means only 2 is the correct answer। हाँ, चलो, नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। हम लोग, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। तो क्या है? ईरान सीजेज ऑयल टैंकर्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हुआ क्या है? एक मार्शल आइलैंड का एक टैंकर था, ऑयल टैंकर, जिसका नाम था तलारा। उसको ईरान ने सीज कर लिया। ईरान यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर रहा था, तभी उसको सीज कर लिया गया, इसीलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिलीज में न्यूज में है। सो आप लोग का काम है कि मार्शल आइलैंड कहाँ है वो बताना है, किस ओशियन में, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स। सो अबाउट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज है नैरो वाटरवे लोकेटेड बिटवीन ईरान एंड
अरेबियन पेनिनसुला, ओमान एंड यूएई टू द साउथ। ये हम देख सकते हैं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इधर अरबियन ओशियन है ना, इंडिया से वेस्ट में है। ये अफ्रीका वाला पार्ट है, ये अरबियन पेनिनसुला है, अरबियन पेनिनसुला में ये यूएई है, इधर ओमान है, और इधर पर्सियन गल्फ है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ इराक है, और उधर और ऊपर जाएंगे तो हमको इजराइल इजराइल सब मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट किसको कर रहा है, इसका मतलब पर्सियन गल्फ को अरबियन सी को कनेक्ट कर रहा है थ्रू ओमान सी। यहाँ पे ओमान सी है, गल्फ ऑफ ओमान जिसको बोलते हैं। सो इट कनेक्ट द पर्सियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड फर्दर टू द अरबियन सी, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जितना भी सॉरी फॉर डिस्क क्या है, आ गया, ठीक है, रहने दो। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो पर्सियन गल्फ है ना, और अरबियन पेनिनसुला है, ये जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेस। ये पूरा नेचुरल रिसोर्सेस का हब है, इधर ईरान, ओमान, इराक सब में नेचुरल रिसोर्सेस है। इसका मतलब क्या, नेचुरल रिसोर्सेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, और इसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रूट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मीन्स स्ट्रेटजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए देखते हैं, स्टेट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल चॉक पॉइंट्स फॉर ऑयल एंड एलएनजी। दिस वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन। यहाँ से लगभग जितना भी ग्लोबल कंजम्पशन होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, सिर्फ इस रूट से 20% ट्रांसफर हो रहा है। द एलएनजी साइड अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ ग्लोबल एलएनजी ट्रेड ट्रांजिटेड वाया द स्ट्रेट इन 2024 का डाटा है कि 20% क्या हो रहा, ट्रांसमिट हो रहा था। तो कौन कौन सा मेजर एक्सपोर्टर है, तो सारे अरबियन, हाँ अरबियन कंट्रियां लगभग होंगे जहाँ पे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। तो सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई एंड कतर, ये सब सारे क्या हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का क्या करते हैं, हब हैं। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आर एक्सपोर्ट टू रिस्क इन केस ऑफ डिसरप्शन। सो और मार्केट कहाँ है, ये क्या है, ये तो प्रोड्यूसर हैं, तो इनका मार्केट कौन कौन सा है, तो मार्केट आता है ना थ्रू अरबियन सी टू पैसिफिक ओशन तक जाएगा, है ना, तो उसमें जो जो भी कंट्री हैं सब कनेक्ट होंगे। सो ए लार्ज शेयर ऑफ द एक्सपोर्ट्स पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज गो टू एशियन मार्केट्स। फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया टुगेदर अकाउंट फॉर ए हाई proportion of downstream demand. According to the same data, 84% of the oil and 83% of the LNG flowing through the strait are destined for Asia. ठीक है, इंडिया का डिपेंडेंस क्या है, तो इंडिया particularly exports because 40% of India's crude oil imports come via this route, and for LNG about 54% of India's imports are coming through this route. So ये था स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। ये है आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज। चलो इस बार तो 3 आया कम से कम है। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं, इट कनेक्ट्स द पर्सियन गल्फ ऑफ ओमान टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड फर्दर टू द अरेबियन सी, ये तो सही है। नेक्स्ट इज नियरली 20% ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन पासेस थ्रू दिस स्टेट, ये भी सही है। स्टेटमेंट 3 इज मोर देन 80% ऑफ बोथ ऑयल एंड एलएनजी दैट ट्रांजिट दिस स्टेट आर डिस्टेन्ड फॉर एशियन मार्केट, ये भी सही है। स्टेटमेंट 4 पे आते हैं, लेस देन 25% ऑफ इंडिया एलएनजी, ये नहीं है। एलएनजी कितना है, 54%, मतलब मोर देन 50% तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। So that's all for the guys. We will meet tomorrow at the same time. I'm sorry, not tomorrow. We will meet day after tomorrow at the same time with some important article of the Hindu newspaper. So for that period, all the best to all of you and good night.